बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और आज हमने इसका एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज में एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल एट द सेम पॉइंट। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिले हुए हैं, टेल टू टेल, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। When the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. अच्छा, यहां तक इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं। अब फर्ज कीजिए दिस इज वेक्टर ए और इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर लिया गया है वेक्टर बी के साथ। ये कोई वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। इस वक्त एंगल है थीटा, ठीक, और मालूम कर लिया गया इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लिया गया तो जो आंसर आया उसको नोट कर लिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब इस एंगल को 20 डिग्री बढ़ाते हैं, जब इस एंगल को 20 डिग्री बढ़ा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब एंगल इतना हो गया क्योंकि ये 20 डिग्री बढ़ गया है। नाउ दिस इज द न्यू एंगल थीटा। इसको आप थीटा डैश कह लें। थीटा डैश बराबर होगा थीटा प्लस 20 डिग्री, यानी वो पुराना वाला एंगल उसके साथ 20 डिग्री जमा करके थीटा डैश हमारे साथ अब आ जाएगा। ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि जब इन दोनों के दरमियान एंगल को 20 डिग्री बढ़ा दिया जाता है तो दोबारा से इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम मालूम करेंगे तो पता है वही आंसर आएगा जो आंसर पहले आया था, वही आंसर आएगा जो आंसर पहले आया था, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ए बी कॉस थीटा डैश। अब ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 20 डिग्री। थीटा प्लस 20 डिग्री जब हमने उस एंगल को 20 गुना बढ़ा दिया तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ गया। जब आंसर नेगेटिव में आया है तो मालूम कीजिए कि ये जो ओरिजिनल एंगल था ये कितना था। वैसे एक काम करते हैं, इस नेगेटिव साइन को यहां पे नहीं लिखते, थीटा को यानी इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा डैश। नेगेटिव का साइन यहां भी नहीं लिखते, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा प्लस 20 डिग्री, थीटा डैश की जगह ये आ गया। यहां पे एक स्टेप और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, जब इस एंगल को 20 डिग्री बढ़ा दिया गया और उसका ट्रांस लिया गया तो आंसर आ गया ए बी लिखा और यहां पे नेगेटिव का साइन आ गया। तो ये ए बी इस ए बी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तो मालूम कीजिए कि वो एंगल कितना था, वो ओरिजिनल एंगल कितना था जिसको हमने 20 डिग्री बढ़ा दिया तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में आ गया। बाकी पॉजिटिव का आंसर और नेगेटिव का आंसर दोनों बराबर है। तो द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज, ओरिजिनल एंगल कितना है, क्या वो 0 डिग्री है, क्या वो 60 डिग्री है, 70 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है। अब जरा ये मालूम करते हैं। इसके लिए तरीकेकार हम ये अपनाएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा डैश, ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा प्लस 20 डिग्री। इसमें से एक एक को चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लगा लें 0 डिग्री तो 0 डिग्री के लगाने के बाद क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 प्लस 20 डिग्री, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 20 डिग्री। वैसे cos 20 डिग्री को अगर मालूम किया जाए बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आंसर आएगा 0.9। उसके बाद और भी हिस्से होंगे,
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0.9 ए बी, ये वाला आंसर आ गया। सही है। तो क्या इस आंसर में कोई नेगेटिव का साइन है? नहीं है। तो अब क्या किया जाए? मतलब अगर हम 0 डिग्री को 20 गुना बढ़ा भी दें तो उसे आंसर क्या आएगा? 0.9। और हालांकि इस बात का हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू cos 0 किसके बराबर है? 1 के। ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ पे आंसर आ रहा है ए बी जब हमने एंगल लिया है 0 डिग्री, और जब हमने एंगल लिया 20 डिग्री, उस 0 डिग्री को 20 गुना बढ़ा दिया तो आंसर ये आ रहा है 0.9 ए बी, जबकि 0 पे ए बी आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, और दूसरा मसला ये भी है कि इनमें से कोई एक आंसर नेगेटिव होना चाहिए, एक भी आंसर नेगेटिव नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 0 डिग्री वो एंगल नहीं है। अब चेक करते हैं कोई दूसरा एंगल, जैसे ये 60। अब चेक करना है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos theta plus 20 degree. So A dot B is equal to AB cos थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। सो A dot B is equal to AB cos 80 डिग्री। ये आ गया। cos 80 को जब हम मालूम करेंगे तो cos 80 से आंसर हमारे साथ आएगा 0.17 इंटू ए बी। ये तो आ गया cos 80 डिग्री पर आंसर। cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है? cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 60 डिग्री, वो ये बराबर है 1/2 के, तो 1/2 इंटू ए बी। देख लें दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे। जब ये दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो एंगल 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि इस सवाल के मुताबिक इन दोनों आंसर्स को बराबर भी होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव भी होना चाहिए। अब चेक करते हैं cos 70 डिग्री ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। पहले चेक करते हैं cos 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू cos 70 बराबर है 0.34 इंटू ए बी। cos 70 डिग्री इस तरीके से मालूम कर लेंगे। अब इस एंगल को 20 टाइम्स बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 90 डिग्री। ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर है 0 के, आंसर इज 0। तो ये दोनों आंसर भी बराबर नहीं आ रहे, तो हमारे पास क्या बचा? cos 80 डिग्री, और उम्मीद है कि यही ठीक होगा। अब इसको चेक करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 80 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू cos 80 बराबर है 0.17 इंटू ए बी। ये मालूम हो गया। अब इस cos 80 डिग्री को 20 गुना बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 80 प्लस 20 cos 100। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 100 डिग्री। cos 100 बराबर है -0.17 के। आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मालूम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -0.17 इंटू ए बी। अब आप देख लें कि ये दो आंसर आपस में बराबर आ रहे हैं। cos 80 डिग्री 0.17 ए बी, और ये पॉजिटिव है, जबकि cos 100 डिग्री -0.17 इंटू ए बी। तो cos 80 डिग्री, ये cos 80 डिग्री
MCQ नंबर 2 में है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स जमा होकर आंसर दे जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, और ये वेक्टर्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर ना हो, तो फिर कितने वेक्टर्स हैं कि उनको हम जमा करें और हमारे साथ आंसर आ जाए अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए इसमें बात यह है कि ऑप्शन में 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 4 और 5 भी लिखा हुआ है। अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, इसको ए का नाम दे दिया। अब इसके साथ मैं कोई दूसरा वेक्टर जमा कर रहा हूं, वो है -3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला नेगेटिव ऑफ ए है। इन दोनों को जमा करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, तो आंसर हमारे साथ आ जाएगा अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के खिलाफ। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हुआ तो फिर आंसर कुछ ना कुछ आएगा, उससे जीरो आंसर नहीं आएगा। तो 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे बात हो रही है अनइक्वल मैग्नीट्यूड की। तो फिर 3 वेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर ना हो और उनको हम जमा भी करें और आंसर क्या आ जाए, अनल वेक्टर। अब इन 3 वेक्टर्स को हम जमा कैसे करेंगे? हम इनको ऐसे जमा करेंगे कि ये कोई ट्राइंगल बनाना शुरू कर देंगे। जैसे दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी को अगर हम अलोंग वाई एक्सिस ले लें तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर भी ले सकते हैं, इससे कम या ज्यादा भी ले सकते हैं वेक्टर ए से। चलिए वेक्टर बी को ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए के मैग्नीट्यूड से कम है। अब वेक्टर सी को इसके साथ जमा करते हैं, तो वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के हेड के साथ होगा, लेकिन वेक्टर सी को मैं ऐसे जमा करूंगा कि वेक्टर सी की डायरेक्शन यहां से यहां तक आ जाए। दिस विल बी वेक्टर सी, जैसे वो यहां पे ऐसे जमा हो जाएगा वेक्टर सी। वेक्टर ए बी सी या के बाद दिख जमा हो गए और ऐसी डायरेक्शन में जमा हुए हैं कि रिजल्टेंट हमारे साथ क्या आ गया, नल वेक्टर। रिजल्टेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बची, जहां से हम शुरू हुए थे वहां पे दोबारा आ गए। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जमा किया, रिजल्टेंट एक नल वेक्टर आ गया। इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है और डायरेक्शन भी आपस में बराबर यानी एक जैसी नहीं है। MCQ number 3. The resultant of two vectors, each of magnitude A, is also a magnitude A. The angle between the two vectors will be। अच्छा, दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स को जब जमा किया जाता है तो रिजल्टेंट इन दोनों के बराबर आ जाता है। तो मालूम कीजिए कि इन दोनों वेक्टर्स को किस एंगल पे जमा किया गया था कि रिजल्टेंट भी इन दोनों के बराबर आ रहा है। तो इसमें हुआ कुछ यूं है कि अगर एक वेक्टर हो A1, दूसरा वेक्टर हो A2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, यानी A1 बराबर है A2 के, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब नेक्स्ट इसमें यह है कि जब इन दोनों को जमा किया गया, A1 और A2 को जमा कर लिया गया, तो इससे जो आंसर आया है वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड A1 के बराबर भी है और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A2 के बराबर भी है। तो मालूम कीजिए आपने इन दोनों वेक्टर्स को कौन से एंगल पर जमा किया था। ये MCQ बिल्कुल एग्जाम्पल 2.3 की तरह है, जिसको हमने लेक्चर नंबर 7 में किया हुआ है, उसी की स्टेटमेंट है। तो उसमें भी हमने पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि अगर एक वेक्टर है A1 और इसके साथ A2 वेक्टर को मैं जमा कर लूं कौन से एंगल के साथ, विद 120 डिग्री, 120 डिग्री के एंगल के साथ, तो इस वक्त जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी इन दोनों के बराबर होगा। द रिजल्टेंट विल बी, उसके लिए मुझे A2 को A1 से जमा करना है, दिस विल बी A2, और इस A2 को A1 से जमा कर लेना है बाय हेड टू टेल रूल, सो दिस विल बी A, ये A हो जाएगा। तो इस वक्त वेक्टर
ए का मैग्नीट्यूड, A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड ये बिल्कुल सेम सेम है। जब हमने इन दोनों को जमा किया A1 और A2 को बाय 120 डिग्री। नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k इज। ये कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। जब इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो फिर देखेंगे कि आंसर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा होगा। मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है a इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे ये वेक्टर 3 डायमेंशन में है, आई जे के से मालूम हो रहा है जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 आई लिखा हुआ है तो ए एक्स हो जाएगा 2, ए वाई हो जाएगा 1, ये जो जे है ना इसके साथ 1 मौजूद है, और ए जेड हो जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स 2 के बराबर है 2 का स्क्वायर, ए वाई 1 के बराबर है सो 1 का स्क्वायर, और ए जेड भी 2 के बराबर है सो 2 का स्क्वायर। a इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 9 को मैंने ऐसे लिखा 3 स्क्वायर और ये अंडर रूट अपनी जगह, सो a इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल 3। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 3। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर इस एमसीक्यू में आपको समझ नहीं आ रही कि ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है और ए जेड कितना है, तो आप इस तरह कर लें कि किसी वेक्टर को पहले लिख लें 3 डायमेंशन में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये लिखा। अब ये वाला वेक्टर उठा लें जो हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 1j प्लस 2k। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर करने का मतलब है कि इस i को i से कंपेयर करेंगे तो ax 2 के साथ कंपेयर हो जाएगा, यानी इस वक्त ax बराबर है 2 के, ay बराबर है 1 के और az बराबर है 2 के। इस तरीके से आपने ये मालूम कर लेना है और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करना है, जिससे आंसर आ जाएगा 3। अगर किसी फोर्स F का Fx कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, Fy कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और F का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। तो इस Fy का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें। ये जो फोर्स है F, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स Fx प्लस Fy, ये हो गया फोर्स F। अब हमें इस बात का पता है कि जो Fx है ये बराबर होता है F cos थीटा के, जबकि Fy बराबर होता है F sin थीटा के। यहां से अगर हम एंगल मालूम कर लें, क्योंकि एंगल का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, तो Fx F को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा। हमें थीटा चाहिए तो cos भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स। नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, जबकि एफ की वैल्यू क्या है 5। इसको जब हल किया जाएगा बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर, यानी 3/5 को डिवाइड करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसका cos इनवर्स लिया जाएगा, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। जैसे 5 को पहले लिख लें और 3 को बाद लें, यानी 53 डिग्री, ये आ जाएगा आंसर। अब ये जो Fy है इसको अब हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल मालूम हो गया है कि वो 53 डिग्री है। तो Fy इज इक्वल टू F कितना है, F इज 5 न्यूटन, जबकि साइन एंगल इज 53 डिग्री। 53 डिग्री ये एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, तो Fy इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइन 53 डिग्री को जब हम मालूम करेंगे बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ये बराबर होगा 0.8 समथिंग, और भी नंबर्स होंगे। तो Fy बराबर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 4 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी को टिक करेंगे। इसी तरह
एमसीक्यू नंबर 7, जिसमें एक्स दिया गया है वो 1.5 सेंटीमीटर है और ए वाई दिया गया है वो -1 सेंटीमीटर है। इनटू विच क्वाड्रेंट डू वेक्टर ए पॉइंट। अगर ए एक्स 1.5 है और ए वाई -1 है तो वेक्टर ए कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर ए आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव ओरिजिन। तो ए एक्स कितना है 1.5 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव है, सही। यानी अगर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बनता है तो यहाँ तक बनता है 1.5 सेंटीमीटर। ये मालूम हो गया ए एक्स। अब अगर ए वाई की बात की जाए तो वो है -1, यानी तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा ये -1 सेंटीमीटर। दिस विल बी ए वाई जो कि नेगेटिव है। ए मालूम करते हैं, वेक्टर ए कहाँ पे आएगा। वेक्टर ए मालूम करने के लिए ए एक्स और ए वाई को जमा कर लीजिए। तो जब मैं ए एक्स और ए वाई को जमा करूंगा तो ए वाई दूसरा वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो जाएगा। और रिजल्टेंट मालूम करने के लिए मुझे पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ये मिला लेना है। दिस विल बी रिजल्टेंट यानी ए। ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा ए। सो द वेक्टर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। The vector lie in fourth quadrant. Option D is correct. इसी तरह A डॉट A क्रॉस B, इसका आंसर क्या होगा, 0, 1 या ए बी या ए स्क्वायर बी। इसके लिए ऐसा करते हैं कि दो वेक्टर्स ले लेते हैं और पहले डॉट लेंगे या क्रॉस। तो पहले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि ये ब्रैकेट में है, उसके बाद लेंगे डॉट प्रोडक्ट। जैसे ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए और इसको मल्टीप्लाई किया विद वेक्टर बी। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कोई खास एंगल लिया, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी के लिए एंगल का निशान ऐसे होना चाहिए, ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा वेक्टर आएगा तो बाय राइट हैंड रूल हम उसकी डायरेक्शन मालूम कर लेंगे, ए क्रॉस बी। द कर्ल फिंगर शोज the direction of angle while the thumb shows the direction of third vector. The thumb shows the direction of A cross B. This will be the third vector. यानी ये हो जाएगा A cross B जो कि इस वक्त किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है C। ये C हो गया। अब इसको यहां पे लिखते हैं दोबारा, यानी अब हम मालूम करेंगे A डॉट A क्रॉस B की जगह लिखता हूं C। ए लिखा, डॉट लिखा और ए क्रॉस बी की जगह लिखा सी। अब ये मालूम करते हैं, तो जरा चेक कीजिए वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में कौन से एंगल पर है। बोथ आर विद 90 डिग्री एंगल टू विच अदर, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो जाएगा ए डॉट सी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, डॉट हटेगा तो यहाँ पे लगेगा cos, एंगल कितना है cos थीटा इज cos 90। तो यह हो जाएगा a इंटू सी cos 90, चूंकि 0 के बराबर है तो a डॉट सी जो कि इस वक्त बराबर है a डॉट a लिखा, डॉट लिखा और c बराबर है a क्रॉस b के। ये किसके बराबर हो गया 0 के। तो इसमें हम ये 0 वाला ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। MCQ नंबर 9, if two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body, एक बॉडी है और उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं एक ही वक्त। साइमल्टेनियसली का मतलब है बैक वक्त। which one of the following cannot be a resultant of the two forces। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता बतौर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको हम करते हैं ऐड तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, और अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट तो तब ज्यादा से ज्यादा रिजल्टेंट कितना होना चाहिए। उसके लिए पहले आप ये प्रीवियस वीडियो की क्लिप देखें, उसके बाद ये हल करते हैं। यानी इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो रिजल्टेंट
का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स की एडिशन के बराबर होगा, पहली बात, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बराबर भी होगा। नाउ फॉर एनी अदर एंगल रेदर देन जीरो के अलावा, 0 डिग्री के अलावा क्या होगा कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो उस वक्त रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा कम दो वेक्टर्स की एडिशन से, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ज्यादा दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से। जी, तो रिजल्टेंट के बारे में मालूम हो गया कि जो रिजल्टेंट है वो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है और इन दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा भी हो सकता है। और इसी तरह रिजल्टेंट जो है वो दो वेक्टर्स की एडिशन के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है और इन दोनों की एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड से कम भी हो सकता है। तो ये रिजल्टेंट का एक रेंज है। अब देखेंगे कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। और इससे तो अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं 20 न्यूटन, यानी एक फोर्स ले लूं 20 न्यूटन, जबकि दूसरा फोर्स जो कि बी है वो मैं ले लूं 50 न्यूटन। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो फिर यहाँ पे हमारे साथ मॉडुलस होना चाहिए, a माइनस बी के साथ भी और a प्लस बी के साथ भी। तो a को मैंने कहा है 20 न्यूटन, तो a हो जाएगा 20 माइनस b हो जाएगा 50। सही, पहले ये वाला साइड हल करते हैं। तो 20 माइनस 50 इससे आ जाएगा माइनस 30 न्यूटन। जब ये माइनस 30 इस मॉडुलस से निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का काम ही क्या है, मॉडुलस का काम ही नेगेटिव साइन को खत्म करना है। सो 30 और लेस देन आर इक्वल टू, और ये r अपनी जगह पे इस तरह आता रहेगा। नाउ अब a प्लस बी ये वाला हिस्सा करते हैं, a प्लस बी वाला पार्ट करते हैं। अब तो a कितना है 20, जबकि b कितना है 50। ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 70। जब आंसर 70 आ जाएगा तो 70 को भी मॉडुलस से निकाल लो, वो पहले से भी प्लस है। तो रिजल्टेंट जो है वो 30 न्यूटन होना चाहिए। रिजल्टेंट जो है वो 30 न्यूटन हो सकता है और रिजल्टेंट 30 न्यूटन से ज्यादा भी हो सकता है। और ये 30 है क्या, ये दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह रिजल्टेंट जो है वो 70 न्यूटन हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट 70 न्यूटन से कम भी हो सकता है। और 70 न्यूटन दो वेक्टर्स की एडिशन का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट 30 न्यूटन से लेकर 70 न्यूटन तक हो सकता है। तो 30 हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, लेकिन 20 न्यूटन नहीं हो सकता, 30 से कम नहीं हो सकता। तो टिक करेंगे ऑप्शन ए। नंबर 10 में है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b is 0, then the magnitude of their cross product is। दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं है। दूसरा है वेक्टर बी, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मालूम करते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। जब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जो कि ए बी cos थीटा के बराबर है, तो आंसर क्या आ गया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0। तो ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो 90 डिग्री, तो इस वक्त डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90, cos 90 0 के बराबर है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी तो 0 हो गया।
अब एक राशि मालूम करते हैं, इन्हीं दो वेक्टर्स का एक राशि क्या होगा। जब इन दो वेक्टर्स का एक राशि मालूम करेंगे तो एक राशि बराबर होता है ए बी साइन थीटा। क्यों ना मैं थीटा को ले लूं 90 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो एक राशि वो बराबर हो जाएगा ए बी साइन 90, 1 के बराबर है, तो आंसर आ गया ए बी। आंसर इज ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पे, आंसर आ रहा है ए बी। एमसीक्यू नंबर 9, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं और इन दोनों को जब हमने जमा किया तो आंसर क्या आ गया 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are। इसमें यह कहा जा रहा है कि दो फोर्सेस हैं, इनको हमने जब बेस से ही जमा किया तो आंसर आ गया 16 न्यूटन। बेस से ही जमा किया, इस बात का मतलब क्या है, जैसे दो स्केलर्स जमा होते हैं तो उससे आंसर आ गया 16 न्यूटन। जब इन दोनों को हम जमा कर रहे थे तो उस वक्त जो रिजल्टेंट था वो स्मॉल फोर्स के साथ क्या है परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रिजल्टेंट ले लूं और इसको कोई स्मॉल फोर्स ले लूं, जैसे मैंने इसको F1 कह दिया, रिजल्टेंट इज F, तो ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। मैंने इस रिजल्टेंट के साथ ये जो F1 लिया है, ये फोर्स मैंने इसके साथ परपेंडिकुलर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द स्मॉल फोर्स। मैं इस वक्त F1 को स्मॉल फोर्स फर्ज कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता कि F1 कितना है। उसके बाद बात ये हो रही है कि यहां पे लगा लेते हैं F2 वेक्टर, दिस विल बी F2 वेक्टर, यानी ये वाला हो गया F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर। इन दोनों को जमा किया, फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड मिला के हमें मिल गया रिजल्टेंट F। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम इन दोनों वेक्टर्स को जमा करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, जब इनको जमा करते हैं तो उस वक्त ये जो रिजल्टेंट आता है ये F1 के साथ क्या होता है परपेंडिकुलर, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। अब ये साबित करना है कि वाकई रिजल्टेंट की वैल्यू 8 न्यूटन है या नहीं। अगर हमारे साथ रिजल्टेंट की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई तो फिर हम चेक करेंगे कि F1 कितना है और F2 कितना है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे कि F1 6 न्यूटन और F2 10 न्यूटन है, या F1 8 न्यूटन और F2 भी 8 न्यूटन है, या F1 4 न्यूटन एंड F2 12 न्यूटन है, या F1 2 न्यूटन और F2 14 न्यूटन है। ये हम चेक करेंगे। जब इन दो वेक्टर्स को जमा करते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन गया है, अब इसमें जरा देखें 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज, जबकि अगर यहां पे हम एंगल लेते हैं ठीक है थीटा, तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे एंगल यहां पे लेना चाहिए ठीक है, लेकिन फिलहाल अपनी सहूलत के लिए जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, अगर हम इस डायरेक्शंस को इग्नोर कर लें तो फिर मैं एंगल यहां बना सकता हूं। इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, दिस इज बेस। तो जरा पाइथागोरस थ्योरम से इस f का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं कि इस f का मैग्नीट्यूड कितना है। पाइथागोरस थ्योरम से इस f का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास 8 न्यूटन आएगा या नहीं, यानी ये आंसर आएगा या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज F2, सो F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज F1, तो F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज F, तो F के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं कि इसमें ये जो F मालूम करते हैं ना, तो F1 इधर आ जाएगा, सो दिस विल बी F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर।
दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एफ के साथ, यहाँ पे आ जाएगा F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। इसमें जरा पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग हम थोड़ी सी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन ए को ट्राई करना चाहूँ, ऑप्शन ए को ट्राई करना चाहूंगा तो F1 होगा 6 न्यूटन और F2 होगा 10 न्यूटन। ये जरा ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो F इज इक्वल टू F2 कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस F1 कितना है 6 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। सो F इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों से क्या आएगा 100 माइनस 36 64 अंडर रूट F इज इक्वल टू 64 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 8 8 जा 64। तो F इज इक्वल टू ये दोनों कैंसल 8 न्यूटन। तो फोर्स तो हमारे साथ 8 न्यूटन आ गया, यानी ये जो फोर्स है F दिस इज 8 न्यूटन। F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को जमा किया बाय वेक्टर अलजेब्रा तो आंसर आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो अब F1 कितना होना चाहिए और F2 कितना होना चाहिए। तो F1 को तो हमने फर्ज किया था ना कि F1 इज 6 न्यूटन, तो वाकई F1 6 न्यूटन है। और F1 6 न्यूटन इसलिए भी है क्योंकि F1 एक स्मॉल फोर्स है और F1 के साथ ये जो F आ रहा है रिजल्टेंट, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये वाली बात यहाँ पे कही भी गई है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारे साथ 8 न्यूटन आ गया एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मिनिमम फोर्स के साथ क्या है परपेंडिकुलर, जो कि 6 न्यूटन है। तो फिर F2 कितना हो गया, F2 इज 10 न्यूटन। इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी करते हैं, जैसे F1 और F2 को जमा वैसे ही जमा करते हैं विदाउट वेक्टर अलजेब्रा 16 न्यूटन। तो F1 प्लस अगर F2 को मैं 10 ले लूं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 16 न्यूटन, तो F1 हो जाएगा 16 और 10 को इधर ले आते हैं माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 न्यूटन। तो F1 वाकई में 6 न्यूटन आ भी रहा है। अब अगर मैं इसी फार्मूला से मालूम करना चाहूं F2, जैसे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। F2 मालूम करने से पहले जरा F1 पुट कर लेते हैं। अगर मैं F1 को ले लूं 6 न्यूटन और F2 मालूम करना चाहूं तो 6 न्यूटन इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 16 माइनस 6, तो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो वाकई हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन ठीक है कि जब हम दो वेक्टर्स को जमा करते हैं बाय वेक्टर अलजेब्रा आंसर 8 न्यूटन आता है। तो ये 8 न्यूटन स्मॉल फोर्स के साथ क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वो स्मॉल फोर्स होगा 6 न्यूटन और जो दूसरा फोर्स है F2 वो लार्ज फोर्स होगा, वो होगा 10 न्यूटन। क्योंकि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 14, फॉर विच एंगल द इक्वेशन a डॉट b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज करेक्ट। यानी ये वाला इक्वेशन इन चारों में से किस एंगल के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने बराबर ले लिया। a डॉट b किसके बराबर है वेक्टर, यानी a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, डॉट हटेगा तो क्या लगेगा cos थीटा, यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और क्रॉस हटेगा तो लग जाएगा sin थीटा। देखते हैं कि कौन सा एंगल हमारे साथ आंसर आएगा। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम बोथ साइड ए बी डिवाइड करेंगे तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। सो cos थीटा को भी बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए। जब हम cos थीटा को भी बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा cos थीटा के साथ और यहाँ रह जाएगा 1। सो 1 इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा के। हमें चूंकि एंगल मालूम करना है
तो टेंजेंट इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। नाउ टेंजेंट इनवर्स इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री ये 1 के बराबर होता है। तो अब ये टेंजेंट इनवर्स है और ये टेंजेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कैंसिल, एक की पावर प्लस एक की पावर माइनस। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आंसर हमारे साथ आ जाएगा। 45 डिग्री को हम टिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये एमसीक्यू वैसे खत्म हो गया, इसका जो प्रूफ है वो हो गया, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड। जरा वेरीफाई करते हैं इस एमसीक्यू को। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा, ये बराबर है ए इंटू बी साइन थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं ये 45 डिग्री यहां पुट कर लूं और 45 डिग्री यहां भी पुट कर लूं, ये वाला एंगल, तो आंसर क्या आने वाला है? ये हो जाएगा ए बी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी साइन 45 डिग्री। cos 45 डिग्री बराबर है 1 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। इसी तरह साइन 45 डिग्री बराबर है 1 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ये दोनों साइड्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 1 इज इक्वल टू 1। द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट है। एंगल 45 डिग्री ही है जिस पर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है। MCQ number 15. What is the torque acting on the wheel of radius 2 मीटर? ये कोई व्हील है और इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक एक टॉर्क बनेगा और यहां से लेकर यहां तक दूसरा टॉर्क बनेगा। ये जो जिस सेंटर से अगर इसको पॉइंट ए कहेंगे, पॉइंट ए तक का फासला है, ये एक मोमेंट आर्म है, इसको R1 के देते हैं। और फिर इस सेंटर से इस पॉइंट तक जिसको हम पॉइंट बी कहेंगे, जो फासला है, ये दूसरा मोमेंट आर्म है, इसको R2 कह देते हैं। तो जब ये घूमेगा तो उस वक्त अगर इसको हम फोर्स F1 कह लें और इसको हम फोर्स F2 कह लें, तो फोर्स F1 का जो टार्क है वो इस डायरेक्शन में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि फोर्स F2 का जो टार्क है वो इस डायरेक्शन में होगा और ये वाला होगा क्लॉकवाइज टार्क, यानी फॉर F1 टार्क 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह फॉर F2 द टार्क थीटा 2 इज क्लॉकवाइज। हम ये दोनों टार्क मालूम कर लेते हैं। जैसे टार्क 1 वो होगा R1 F1, तो टार्क 1 इज इक्वल टू R1 कितना है? R1 इज 2 मीटर, जबकि फोर्स कितना है? फोर्स इज 5 न्यूटन। तो आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। ये तो हो गया टार्क 1 जिसके बारे में पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा मालूम करते हैं टार्क 2। तो टार्क 2 बराबर होगा R2 F2 के। टार्क 2 R2 कितना है? वो भी 2 मीटर है, और F2 कितना है? 10 न्यूटन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर हम क्लॉकवाइज टार्क को और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को किसी साइन कन्वेंशन से जाहिर करें, तो बाय राइट हैंड रूल के मुताबिक जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा वो आउटवर्ड होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, यानी ये वाला टॉर्क पॉजिटिव होगा। जबकि इसी राइट हैंड रूल के मुताबिक जो क्लॉकवाइज टार्क होगा
ये चूंकि इनवर्ट द बोर्ड होगा तो ये इसको हम लेंगे नेगेटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी लगा लेते हैं जो कि क्लॉकवाइज टार्क है। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक क्लॉकवाइज टार्क ये बराबर होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्लॉकवाइज टार्क वो कितनी है? क्लॉकवाइज टार्क इज -20 न्यूटन मीटर, जो कि कौन सी टार्क है? दिस इज टार्क 2 और ये वाली टार्क 1। जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो है 10 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल। आंसर इज -10 न्यूटन मीटर। टार्क हमारे पास ये आ गया है। तो -10 न्यूटन मीटर का मतलब क्या है? ये माइनस बता रहा है हमें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो टार्क आ गया 10 न्यूटन मीटर और इस माइनस की जगह मैं लिख सकता हूं क्लॉकवाइज। तो हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन सी। और ये यहां डायग्राम में भी दिख रहा है। डायग्राम में आप देखें 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आएगा आंसर। जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क आएगा 10 न्यूटन मीटर। ये वाला होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह जब हम इस 10 फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये भी 2 है, 2 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 20। ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर और ये होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा है या एंटी क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा है? क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा है, ये वाला। तो इस 20 न्यूटन मीटर से ये 10 न्यूटन मीटर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है। तो ये 20 न्यूटन मीटर गालिब आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर पे, जिसकी वजह से ये बॉडी ऐसे रोटेट होगी, इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट होती रहेगी विद 10 न्यूटन मीटर टार्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यूज किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे और चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।